We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, dear. Welcome in DSCJ Tele Classes, a digital initiative by Worthy Directorate of School Education Jammu. Myself, Parampreet Singh, teacher, District Poonch. Again, welcome you all in this session. And dear student, today I am going to discuss with you last part of our chapter, improvement in food resource pertaining to class 9th biology. As far as the learning objective of this module is concerned, dear student, after studying this module, you are able to know about management pertaining to the animal husbandry. हमारा स्पेशल फोकस रहेगा एनिमल हस्बेंड्री पे कि एनिमल हस्बेंड्री क्या प्रैक्टिसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू। हम बात करेंगे कैटल फार्मिंग, कैटल मैनेजमेंट की, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एपीकल्चर, दैट इज द बी फार्मिंग। तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे हम जो हैं आज डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही जो है इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, तो स्टे फोकस्ड डियर स्टूडेंट्स। एनिमल हस्बेंड्री, जैसे कि डियर स्टूडेंट्स हमने जो है प्रीवियस लेसन में देखा था कि वी ह्यूमन बींग्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन बोथ प्लांट्स एनिमल प्रोडक्ट्स। तो आज जो है हम एनिमल्स की मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स हम एनिमल से लेते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द फूड आइटम्स जो है हम एनिमल से लेते हैं, जैसे एग हो गया, मिल्क हो गया, डिफरेंट आइटम्स जो हैं एनिमल प्रोडक्ट्स से जो है बनती हैं, वो हम खाते हैं। तो उसी के रिलेटेड हम जो है आज जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री की। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है डियर स्टूडेंट? एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। एनिमल लाइफ स्टॉक की जो है मैनेजमेंट करनी, उनकी जो है केयर करनी, एंड दिस इंक्लूड देयर फीडिंग, ब्रीडिंग एंड द वेरियस डिजीज कंट्रोल मेजर्स। कैसे हम उनकी जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द डिजीजेस, उनकी ब्रीडिंग करवा सकते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शंस। उनकी प्रोडक्शन जो है, जो प्रोडक्ट्स हमें उनसे मिलता है, उसकी प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए हम जो है उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। तो ये एनिमल हस्बेंड्री में हम जो है स्टडी करते हैं। एनिमल बेस्ड फार्मिंग भी इसको बोला जाता है। इसमें जो है कैटल, शीप, गोट, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग जो की प्रैक्टिसेस जो है की जाती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन जो है रैपिडली ग्रो कर रही है और हमारी डिमांड्स ऑन द एनिमल प्रोडक्ट्स को भी जो है इनहांस कर रही हैं। ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है एग्स की, मीट्स की। देयर इज प्रॉपर मैनेजमेंट फॉर दिस एनिमल हस्बेंड्री। इनकी हमें जो है प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है ताकि हमें जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल सकें, एनिमल प्रोडक्ट्स मिल सकें अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन। सो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन को जो है हमें इम्प्रूव करना है और वही हम जो है इन वेरियस एस्पेक्ट्स में देखेंगे। कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग और बी फार्मिंग के अंडर इसमें हम देखेंगे हाउ टू इम्प्रूव दीज सेक्टर्स, कैसे हम जो है इन सेक्टर्स को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग, जैसे कि रूरल एरियाज में जो है आप ऑब्जर्व भी करते होंगे कि हम डोमेस्टिक एनिमल्स को जो है पालते हैं फॉर द प्रोडक्ट्स, फॉर मिल्क के लिए हम जो है उनको जो है डोमेस्टिकेट करते हैं, एंड फॉर आवर एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी जो है हम कैटल फार्मिंग करते हैं। तो कैटल फार्मिंग जो है दो पर्पसेस के लिए हम करते हैं, जैसे मैंने कहा फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड द फार्म लेबर। जैसे जो बुलाक जो हैं उनसे हम जो है अपनी लैंड्स को जो है प्लगिंग करते हैं। एंशियंट टाइम से करते आए हैं कि जो बुलाक्स होते हैं हम यूज करते हैं इन प्लॉगिंग, अपनी जो है एग्रीकल्चर फील्ड को प्लगिंग के लिए यूज करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज फार्म लेबर के लिए। और मेन पर्पस क्या है? फॉर द
मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो फीमेल से हम जो है मिल्क प्रोडक्शन जो है लेते हैं। अब जिनसे हम मिल्क प्रोडक्शन लेते हैं उनको क्या बोला जाता है? मिल्च एनिमल्स। उनको क्या बोला जाता है? मिल्च। और जिनको हम जो है फार्म लेबर के लिए यूज करते हैं उनको ड्रॉट एनिमल्स बोला जाता है, जैसे बुलॉक्स, क्योंकि उनमें जो एंड्रोजन लेवल्स, जो मेल हार्मोन्स है, वो जो है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उनमें एम्पल ऑफ एनर्जी होती है, इसलिए जो है ह्यूमंस अपनी नीड के लिए उनको क्या यूज करता है? फॉर प्लगिंग के लिए यूज करता है, दैट इज फॉर फार्म लेबर। उनको क्या बोला जाता है? ड्रॉट एनिमल्स। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कॉमनली जो है हमारी जो है कैटल फार्मिंग में हम जो है बोस जो काउ है उसको जो है करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं, एंड बॉस बोवेलिस जिसको बफेलोज, कॉमन बफेलोज बोलते हैं। आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा अपनी सराउंडिंग्स में कि हम जो है इनको रेज करते हैं फॉर मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम जो है इनकी फार्मिंग करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, मिल्क प्रोडक्शन जो है डिपेंड किस पे करती है? डिपेंड ऑन द लैक्टेशन पीरियड। पीरियड क्या होता है? फीमेल काउ या बफलो वो जब बर्थ जो है ऑफस्प्रिंग बर्थ देती है, ऑफस्प्रिंग को बर्थ देगी बच्चे को, तो लैक्टेशन पीरियड जितना जिस कैटल का इंक्रीज होगा उतना जो है ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल होगा। तो लैक्टेशन पीरियड जो है एक की रोल प्ले करता है इन मिल्क प्रोडक्शन में। अब क्या है, जैसे मैंने कहा कि मिल्क प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। जैसे आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जो फॉरेन की ब्रीड्स होती हैं कुछ, जैसे जर्सी होगी, मुरा हो गई, ब्राउन स्विस हो गई, इनकी जो है लैक्टेशन पीरियड इनहांस होता है। इनका लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? इनहांस होता है। जबकि हमारी जो लोकल्स ब्रीड्स हैं जैसे रेड सिंधी हो गई, साहिवाल हो गई, इनमें जो है डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी होती है, ये जल्दी जल्दी जो है डिजीज इनको अटैक नहीं करती। कहते हैं कि इन जो जर्सी को रेड सिंधी के साथ क्या करवाते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग से हमें क्या मिलता है? ऐसी वैरायटी मिलती है जिसमें जो है क्या लैक्टेशन पीरियड भी इनहांस होगा, दैट इज उसकी जो है मिल्क प्रोडक्शन भी इनहांस होगी और वो डिजीज रेजिस्टेंट भी होगी। जैसे आपके सामने यहाँ जो है कुछ जर्सीज कैटल्स जो है वो नजर आ रही हैं और कुछ जो है लोकल्स जो है इंडिजीनियस स्पीसीज जो है वो भी नजर आ रहे हैं, जैसे रेड सिंधी होगी, साहिवाल हो गई, और फॉरेन ब्रीड्स में जर्सी एंड ब्राउन स्विस। तो इस तरह से हम उसकी ब्रीड को जो है इनहांस करें, क्योंकि कैटल फार्मिंग में क्या करना है हमने? एक तो प्रोडक्शन को इनहांस करना है, दूसरा जो है ब्रीडिंग भी करवानी है। हमें जो है ऐसे स्पीसीज को तैयार करना है जो हमें जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे मिल्क की। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम क्रॉस करवा के जो है उसकी जो है स्पीसीज को उसकी जो है इन्हांस कर सकते हैं प्रोडक्शंस को। और मोस्टली इसमें जो है जर्सी को जो है इंडिजीनियस रेड सिंधी के साथ जो है क्रॉस करवाया जाता है। तो इस तरह से ब्रीडिंग जो है इन्हांस कर सकते हैं। देन द मैनेजमेंट में क्या है डियर स्टूडेंट कि कैटल शेल्टर, जहां हम कैटल को रेज कर रहे हैं वो जो एरिया जो है क्लीन होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड एरियाज होना चाहिए और हाइजीनिक होना चाहिए। और कैटल्स की डाइट्स का हमें ध्यान रखना है, उनको जो है प्रोटीन रिच डाइट देनी है, फाइबर रिच डाइट देनी है, ताकि जो है उनको एक बैलेंस डाइट मिले जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन जो है इनहांस होती है। तो ये भी जो है वन ऑफ द एस्पेक्ट्स आता है इन मैनेजमेंट्स में। फिर उसके बाद कैटल्स आर प्रोन टू सम डिजीजेस। कई बार हमारी कैटल्स को जो है डिजीजेस लग जाती हैं, जैसे कॉमन डिजीजेस जो हैं कैटल्स को फुट एंड माउथ डिजीज है। सारी डिजीजेस को जो है हमने जो है प्रिवेंट करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने हैं, और वैक्सीनेशन आर गिवन टू आवर कैटल्स, उनको वैक्सीनेट करवाना है टाइम टू टाइम, ताकि वो डिजीज जो है हमारी उन कैटल्स को जो है हार्म ना कर पाए। जैसे डेयरी है जिसमें मैंने विजिट किया और वहां से पिक्चर्स मैंने टेकअप की हैं, तो आप भी अपने जो है लोकल एरियाज में अगर कोई डेयरी आपको मिलती है तो वहां आप जो है एक टूर कर सकते हैं, स्टडी कम। तो वहां जो है आप देखेंगे
कि वहाँ जो है हाइजीनिक कंडीशन है नहीं है, कैटल्स को कैसे रखा जा रहा है। तो इससे जो है कैटल फार्मिंग की जो है इम्प्रूवमेंट होती है, उनकी जो है प्रोडक्शन में इन्हांसमेंट आएगा। जैसे आप अब देख पा रहे हैं कि कितनी हाइजीनिक जो है कंडीशंस हैं इस डेयरी फार्म में। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है मंगनाड़ में एक डेयरी जो है ओपन हुई है, उसी की जहां में जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैटल मैनेजमेंट। तो कैटल मैनेजमेंट में पहले हमने क्या देखा कि कैटल्स जो है दो पर्पसेस के लिए हम रेज करते हैं, एक मिल्क एनिमल्स फॉर द मिल्क प्रोडक्शन और दूसरा ड्रॉट एनिमल्स फॉर द लेबर वर्क के लिए जो उसको रेज किया जाता है। और देन उनकी ब्रीड हम कैसे इनहांस कर सकते हैं। जर्सी को जो है इंडिजिनियस स्पीसीज से जब हम क्रॉस करवाते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो हमें जो है एक कॉम्प्लेक्स जो है एक न्यू वैरायटी मिलती है, जिसकी जो है प्रोडक्शन भी हाई होती है और वो डिजीज रेजिस्टेंट होती है। उसके बाद उसकी कैटल मैनेजमेंट्स में हमने देखा कि कैटल शेल्टर जो है वेंट चाहिए, उनकी फाइबर रिच डाइट्स होनी चाहिए, जैसे फीड वगैरह जो है हम सर्व करते हैं कैटल्स को, जिससे उनकी जो है मिल्क प्रोडक्शन जो है इनहांस होती है। और डिजीजेस जो है अफेक्ट करती हैं कैटल्स को, उसके लिए जो है प्रॉपर वैक्सीनेशन जो है हमें करवानी चाहिए टाइम टू टाइम। तो होप आपको ये कैटल फार्मिंग का कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। देन कम्स द पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग, जैसे आप जानते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग इज डन फॉर द एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। जो है मीट की कंजप्शन जो है डे बाय डे जो है इनहांस हो रही है, जैसे पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रही है। तो पोल्ट्री फार्मिंग जो है एग प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन के लिए की जाती है। अब इसमें क्या देखना है हमने कि इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स, उसको हमने जो है कैसे मैनेज करना है कि हमें जो है ज्यादा से ज्यादा जो है एग प्रोडक्शंस मिले और ज्यादा से ज्यादा जो है ब्रॉयलर्स मिले। इसमें दो कंसेप्ट निकल के आए हैं, लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स। ठीक है, लेयर्स क्या है, जो एग लेइंग जो है हैन होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, लेयर्स, जो एग ले करते हैं। और जो ब्रॉयलर्स, जिनको हम मीट की कंजप्शन के लिए रेज करते हैं। आप आए दिन मार्केट में देखते हैं ब्रॉयलर्स को जो है इनको जो है रेज किया जाता है और उसके बाद जो है मार्केट में उसको जो है मीट कंजम्पशन के लिए जो है सेल किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम जो है उसकी ब्रीड को जो है इनहांस कर सकते हैं, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग में भी हमने क्या करना है, उसकी ब्रीडिंग को जो है इनहांस करना है। तो क्रॉस ब्रीडिंग इसमें क्या करवानी है हमने, जैसे यहाँ एक इंडियन वैरायटीज आपको दिख रही है असील को जो है हम जब लेग हॉर्न के साथ करवाते हैं तो हमें एक न्यू वैरायटीज मिलती है, जिसमें जो है प्रोडक्शन भी उसकी इनहांस होती है और वो डिजीज रेजिस्टेंट भी होती है। अब क्रॉस वैरायटी से मैंने जैसे कहा कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन जब भी हम करवाते हैं, जब हमें न्यू वैरायटी मिलती है तो उसकी कुछ एडवांटेजेस होती हैं, जैसे नंबर एंड क्वालिटी ऑफ द चिक्स, उसका नंबर इंक्रीज करेगा, क्वालिटी ऑफ चिक्स, क्वालिटी उसकी अच्छी होगी और अडाप्टिव भी होगी। उसमें मींस वो हीट रेजिस्टेंट होगी और कोल्ड रेजिस्टेंट होगी। जब एक न्यू वैरायटी डेवलप होती है टू डिफरेंट स्पीसीज को क्रॉस करवा के, तो उसमें अडेप्टेबिलिटी डेवलप होती है, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है और वो अफेक्ट जल्दी जो है अफेक्ट नहीं होती हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से। ओके, उसके बाद उसके लिए हमें लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट चाहिए, इतनी मेंटेनेंस नहीं चाहिए, जल्दी हम जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर ब्रॉयलर पर्पसेस, दैट इज फॉर द मीट पर्पसेस। तो ये जो है ये कुछ जो है एडवांसमेंट हैं फॉर द न्यू वैरायटीज। जैसे यहाँ एग्जांपल जो है असील और लेग हॉर्न के बीच जो है क्रॉस करवा सकते हैं। अब मैनेजमेंट कैसे करनी है, जैसे कैटल के केस में हमने देखा, तो यहाँ भी हमने क्या ध्यान में रखना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रही है, हाइजीनिक कंडीशंस जो है अच्छी हैं, प्रॉपर टेम्परेचर कंडीशन है नहीं है। आप कभी पोल्ट्री में अगर विजिट करेंगे तो वहाँ आपको जो है प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम नजर आएगा, वहाँ जो है हाइजीनिक कंडीशन होंगी, क्योंकि हाइजीनिक कंडीशन ससेप्टिबल नहीं होने देती हमारे बर्ड्स को टुवर्ड्स डिजीज।
जितनी हाइजीनिक कंडीशन होगी, साफ सफाई होगी, उतना जो है हमारा बर्ड्स जो है वो लेस प्रोन होगा टू द डिजीजेस। तो इन चीज़ों का हमने मैनेजमेंट्स में ध्यान रखना है। और ब्रॉयलर चिकन्स जो हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीट, उनको जो है विटामिन्स, प्रोटीन्स और फैट रिच डाइट देनी है ताकि वो जो है हेल्दी हो और मीट प्रोडक्शन के लिए हमें जो है बेनिफिशियल हो। लेकिन आज डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं कि गवर्नमेंट भी जो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा रही है पोल्ट्री फार्म्स पे। कुछ अनऑथराइज्ड पोल्ट्री फार्म्स हैं, जहाइलर्स को क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, हार्मफुल एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जिससे ये जल्दी जो है रेज हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं जो है ह्यूमंस के लिए बड़े ही हार्मफुल हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमें ये भी करना है कि हमें जो है इनको प्रॉपर डाइट दे के रेज करना है। पोल्ट्री फार्म्स में जो है ब्रॉयलर्स को क्या करना है, प्रोटीन और फैट रिच डाइट देनी है, ना कि उनको एंटीबायोटिक और स्टीराइड्स दे के हम जो है रेज करें। और स्टीराइड्स और एंटीबायोटिक्स दे के अगर रेज किए गए ब्रॉयलर्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए जो है काफ़ी हार्मफुल होते हैं। देन द पोल्ट्री फूल्स में जो है वेरियस डिजीजेस जो है काज हो जाती हैं, जैसे रानी खेत होगी, ट्यूबरकुलोसिस हो गई, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई जो है काज करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सैनिटाइजेशन होनी चाहिए, स्प्रेइंग डिसइंफेक्टेंट जैसे सल्फोन, इनका जो है स्प्रे करना चाहिए और प्रॉपर जो है वैक्सीनेशन जो है इनकी भी होनी चाहिए ताकि वो जो है हमारी जो है प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज ना हो और हमारे बर्ड्स जो हैं वो हेल्दी रहें। सो दीज आर द पॉइंट्स जो हमने ध्यान में रखने हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पोल्ट्री फार्म्स। देन कम्स द फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन की जहां बात करें तो इंडिया जो है सेकंड नंबर पे स्टैंड करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा इंडिया जो है उसकी कोस्टल लाइन जो है 7500 किलोमीटर जो है कोस्टल एरिया है। मींस जो समुद्र की सतह के साथ जो है एरिया लगता है हमारा वो 7500 किलोमीटर है। और वहाँ मोस्टली जो है क्या ऑक्यूपेशन की जाती है, फिशिंग की जाती है, कैप्चर की जाती है फिश थ्रू द मैरीन वाटर। तो फिश प्रोडक्शन जो है एक मेन ऑक्यूपेशन है जो कोस्टल एरियाज में जो है रहते हैं, क्योंकि फिश जो है इट इज़ द चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो फिश को माना गया है। तो फिश में पहले हम देखते हैं पीसी कल्चर। पीसी कल्चर क्या होता है, वही द ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द फिश बाय आर्टिफिशियल मीन्स, उसको क्या बोला जाता है, पीसी कल्चर। एक तो नेचुरल ओशंस में जो है फिश जो है नेचुरली ग्रो करती है, लेकिन जब हम उसको जो है आर्टिफिशियल मीन्स पोन्ड्स, लेक्स या एक्वा कल्चर में जो है रेयर करवाते हैं या रेस करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस ब्रांच को क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट, पीसी कल्चर। द ब्रीडिंग, रीडिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फिश बाय आर्टिफिशियल मीन, उसको पीसी कल्चर बोला जाता है। देन कम फिश इज ए सोर्स, मैंने कहा एनिमल प्रोटीन है, और देयर आर 2 वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश। जैसे कैप्चरिंग फिश मैंने कहा जो मोस्टली जो है कोस्टल एरियाज में सीज से जो है हम कैप्चर करके लाते हैं, और दूसरा कल्चर फिशरी, जैसे हम उसको आर्टिफिशियल कल्चर करते हैं, पोन्ड्स, लेक्स, एक्वा कल्चर में जब हम उसको कल्चर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज कल्चर फिशरी। द वाटर सोर्स ऑफ फिशेस कैन बी सी वाटर भी हो सकता है, मैरीन, सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर, जिसको रिवर, पोन्ड्स, लेक्स एटसेट्रा। जैसे यहाँ कुछ मैरीन फिशेस और कुछ जो है इनलैंड फिश आपको जो है यहाँ शो हो रही होंगी इमेजेस। सोर्स जैसे मैंने बता दिया, कैप्चरिंग फिशेस एंड द कल्चर फिशरीज। कल्चर फिशरीज में एक्वा कल्चर और कंपोजिट कल्चर। अब कंपोजिट कल्चर एक न्यू टर्म जो है निकल के आई। पहले हम मैरीन फिशरी देख लेते हैं। मैरीन फिशरीज क्या हुई, जब हम फिश को कैप्चर करके लाते हैं फ्रॉम द सीज, ओशंस, उनसे लाते हैं तो उसको मैरीन फिशरीज कहा जाता है। मैरीन फिशरीज की कुछ वैरायटीज यहाँ शो हो रही हैं, जैसे मार्करल, टूना, सरडाइंस, ये सारी क्या है, मैरीन फिशेस की वैरायटीज हैं फिशरीज। देन उसके बाद निकल के आई एक टर्म कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर क्या है डियर स्टूडेंट, कभी कभार जब हम पैडी फील्ड्स को ग्रो करते हैं तो पैडी फील्ड्स में आपने देखा होगा कि उसमें वाटर लॉगिंग कंडीशन रहती है, मींस काफी एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर रहता है काफी।
तो उसमें जब हम फिश को कल्चर करें अलॉन्ग विद द पैडी क्रॉप्स, तो उसको क्या बोला जाता है, कंपोजिट कल्चर। ओके माय डियर स्टूडेंट, इसमें जब हम रोहू को, कैटला को, सिल्वर कार्प को जो है हम जो है ग्रो करते हैं, तो दिस इज वेरी बेनिफिशियल कंपोजिट कल्चर। पैडी क्रॉप्स के साथ साथ हमने जो है फिश फार्मिंग भी जो है साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट कल्चर। तो होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। देन कम्स द बी कीपिंग। बी कीपिंग क्या है डियर स्टूडेंट? बी कीपिंग एपीकल्चर भी इसको बोला जाता है। ये वो साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम रीडिंग करते हैं किसकी, हनी बीज की। हनी बीज की रीडिंग करते हैं फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड अदर बी प्रोडक्ट्स लाइक वैक्स। उसको क्या बोला जाता है, एपीकल्चर। जैसे आपने अगर नेचर में ऑब्जर्व किया हो तो हनी बीज जो है एक ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो नेक्टर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, स्वीट हनी में। स्वीट हनी में कन्वर्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, और उसी को जब हम आर्टिफिशियली जो है उस हनी बीज को आर्टिफिशियली रियर करते हैं, तो दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज एपीकल्चर। उसको एपीकल्चर बोला जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है ये, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बी कीपिंग को मोस्टली हम किस लिए रियर करते हैं, फॉर हनी, हनी एंड वैक्स। हनी जो है, हनी की काफी जो है इंपॉर्टेंस है। एंशियंट टाइम से जो है हनी एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है, हनी प्रोडक्ट्स, हनी बी प्रोडक्ट्स है। इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, रिच सोर्स ऑफ शुगर होता है ये, इसमें काफी जो है हाई अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट होती है, और इसके मेडिसिनल यूजेस होते हैं, जैसे एंटी माइक्रोबियल इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी फीवर ये एक्ट करता है। तो काफी जो स्किन डिजीजेस हैं, ब्लड प्यूरिफायर भी इसको जो है कहा जाता है हनी को। तो हनी जो है वो हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, हनी बीज से। देन कम्स द वैक्स। वैक्स को भी हम ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, हनी बीज के जो है कॉम्ब होते हैं उससे जो है वैक्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इसको जो है वेरियस इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज और पॉलिशीज इंडस्ट्रीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स में जो है हम यूज करते हैं। तो एपीकल्चर क्या है, साइंटिफिक रीडिंग ऑफ हनी बीज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द हनी एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक वैक्स। उसको क्या बोला जाता है, एपीकल्चर और बी कीपिंग। इसके बारे में और देखते हैं हम थोड़ा। अब हनी बीज में डियर स्टूडेंट्स आप क्या देखोगे कि देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर माय डियर स्टूडेंट। उसमें डिवीजन ऑफ लेबर जो है आपको नजर आएगी। 3 मेंबर्स जो हैं हनी बीज में जो है मेंबर्स जो हैं होते हैं, जैसे हनी बीज यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट मेंबर इज क्वीन, देन ड्रोन एंड देन वर्कर। 3 तरह के जो है इसमें जो है इंसेक्ट जो है हनी बीज के केस में, हनी बीज का स्वार्म जो होगा उसके झुंड बोल सकते हो, क्योंकि इसके लिए कलेक्टिव टर्म क्या यूज होती है, स्वार्म। तो उसमें आपको 3 तरह के जो है इंसेक्ट मिलेंगे, क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन। क्वीन जो होंगी वो फीमेल्स होंगी और उनका मेन काम क्या होगा, एग ले करना, दे ले मेनी एग्स, वो एग। ड्रोन का काम क्या है डियर स्टूडेंट, ये मेल मेंबर्स होते हैं और ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, ये उन एग को क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, ड्रोन। एंड देन द वर्कर। वर्कर क्या काम करते हैं, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ द नेक्टर। ये जो है नेक्टर को कलेक्ट करके उस जो है बी हाइव्स में लाते हैं। सो देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, ईच पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म हिज फंक्शन कोलैबोरेटिव मैनर। फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्वीन एगलेस कर रही है, ड्रोन उसको फर्टिलाइज कर रहा है, और वर्कर क्या कर रहा है, वर्कर जो है नेक्टर को कलेक्ट करके ला रहा है। तो होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा डिवीजन ऑफ लेबर। अब इंडिया में जो लोकल वैरायटीज जो है बी की यूज की जाती हैं फॉर द हनी प्रोडक्शंस, उसमें जो है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका, इसको इंडियन बीज भी बोला जाता है, ये मोस्टली यूज की जाती है। देन रॉक बी, जिसको एपिस डोर्सेटा बोला जाता है, एंड देन द लिटिल बी, जिसको एपिस फ्लोरिया बोला जाता है। These 3 are the common varieties जिसको हम यूज करते हैं फॉर बी फॉर्मिंग के लिए। अब बीज क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। जैसे मैंने कहा कि
नेक्टर को जो है बीज बाद में किसमें कन्वर्ट करती हैं, हनी में, स्वीट प्रोडक्ट्स हनी में। और वो कहाँ करती हैं, हाइव्स में, छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता होता है, कॉम्ब या हाइव्स बोला जाता है। और ये नेचुरल वे में भी करती हैं, जैसे आप यहाँ नेचुरल हाइव एक नजर आ रहा है। कई बार जो है जो वाइल्ड एरियाज होते हैं या आइसोलेटेड एरियाज, वहां जो है आपको ये बी हाइव्स मिलेंगे। तो ये नेचुरली वहां जो है बी हाइव, सिंस एपायरीज में जो है हम इसको बी को प्रोपोगेट करवाते हैं। ये जैसे आपको यहाँ एपेरीज नजर आ रहे हैं, तो उसमें जो है हम इसको जो है रियल करवाते हैं बीज को, और फिर ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रैक्टर। एक्सट्रैक्टर की मदद से जो है हनी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्या वो हनी जो है एक स्वीट प्रोडक्ट्स जो है हम हनी बीज से एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय यूजिंग एपेरीज, आर्टिफिशियल एपेरीज जो है बॉक्स की तरह हम जो है उसमें यूज करते हैं, और हनीज जो है वहाँ आके स्टिक होती हैं, और फिर वो ड्रोन जो है वो नेक्टर जो है सक करके लाते हैं, और फिर बीज उसको क्या कन्वर्ट करती हैं इनटू हनी। अब बी कीपिंग जो है उसी एरिया में पॉसिबल हो सकती है जहां जो है नेक्टर अवेलेबिलिटी हो, जहां उसके एडजॉइनिंग एरियाज में क्या हो, देयर इज फ्लावर गार्डन हो। क्योंकि ये देखा गया है कि नेक्टर रिच एरिया जहां जो है फ्लावर ज्यादा होंगे, वहीं जो है बी फॉर्मिंग जो है वो सक्सेसफुल रहती है, और ज्यादा जो है हनी हमें जो है हनी की प्रोडक्शन जो है हम इन सकते हैं। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम जो है हनी को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं फ्रॉम द हनी बीज विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रैक्टर्स। देन कम्स द असाइनमेंट। असाइनमेंट आपके लिए ये रहेगी डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने जो है आज कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और फिश फार्मिंग के बारे में पढ़ा। तो आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपने पहले तो ऑब्जर्व करना है। अगर आपके घर में जो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, तो पहले आपने जो है उनकी केयर करनी है कि उनको कैसे मैनेज करके रखना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जो है प्रोडक्ट्स ले सकें। मिल्क प्रोडक्शन जो है अपने कैटल्स की इन्हांस कर सकें, पोल्ट्री से एग प्रोडक्शन इन्हांस कर सकें। तो उसी के रिलेटेड आपकी असाइनमेंट क्या रहेगी कि व्हाट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अडॉप्टेड इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग। क्या क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमें जो है करनी चाहिए। उसके बाद जो आप डिफाइन करेंगे पीसी कल्चर, एपी, इन तीनों को जो है आप जो है डिफाइन करेंगे। कंपोजिट कल्चर, जैसे मैंने बताया कि जब पैडी क्रॉप्स के साथ साथ हम जो है फिश फार्मिंग भी करते हैं वाटर लॉगिंग कंडीशन में, तो उस कंडीशंस को कंपोजिट कल्चर भी बोला जाता है। तो ये आपकी असाइनमेंट रहेगी। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ जो है हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज जो चैप्टर है आज कंप्लीट होता है। तो होप आपको ये चारों के चारों पार्ट जो हैं समझ आए होंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करोगे, जैसे प्रीवियस पार्ट्स जो हैं हमारे क्रॉप इम्प्रूवमेंट पे रहे, तो क्रॉप मोस्टली हमारी ऑक्यूपेशन है, एग्रीकल्चर इज अवर प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो उसमें जो है हम जो है रूरल एरियाज में वेरियस क्रॉप्स को देख सकते हैं, उनकी जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और कैटल फार्मिंग, फिश फार्मिंग, बी फार्मिंग, ये भी आप जो है अपने एरियाज के अकॉर्डिंगली जो है इसको जो है ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, और कैसे इनकी प्रोडक्शन को इन्हांस भी कर सकते हैं। सो होप यू एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। स्टे